गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? आई होप अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम लोगों का इंग्लिश का फिर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है। ये आपका जो भी आज एमसीक्यू हम आपको 50 एमसीक्यू कराएंगे, ये आपका गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन देखिए हमने बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पैटर्न, जो प्रीवियस ईयर का पैटर्न था एग्जाम्स का, उसी पे बेस्ड आज का ये पेपर है। इसको कीजिए, इसके आंसर दीजिए एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, अपने आप को टेस्ट कीजिए कि आपका कितना तैयार है और अभी कितना और मेहनत करने की जरूरत है ना। और एक चीज और, हो सके तो एक पेन पेपर ले लीजिएगा और पहले का आपने आंसर सही दिया या गलत दिया ऐसा नोट करते जाइएगा, तो एट लास्ट आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने इतने क्वेश्चन में कितने सही किए, है ना। तो इससे ओनली फॉर योर सेल्फ आप अपने आप को जान सको कि हम इतने में से कितने मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो हम कितना कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला क्वेश्चन हमारा, चूज द मोस्ट, डायरेक्शन आपको दिया होगा आपके एग्जामिनेशन पेपर में, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक, पहला क्वेश्चन आपका, ही इज गुड, क्या होगा? ए होगा कि बी होगा, सी होगा कि डी होगा? फटाक से इसका आंसर दीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन, पहला ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, जो लोग अभी भी आए हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ही इज गुड, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से आपको देना है। ठीक है, आंसर। ठीक है, तो ज्यादातर लोगों ने गलत आंसर दिया है, इसमें आपका आंसर सही होगा एट। सही आंसर आपका क्या होगा? ठीक है, सही आंसर आपका होगा एट। अभी क्यों? देखिए ध्यान से सुनिए, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ प्रीपोजिशन, है ना। जब आपका गुड आए, अगर किसी से कहते हैं कोई एबिलिटी आपके अंदर है, कोई स्किल है ना, रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट है ना, कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके अंदर स्किल है, एबिलिटी है, या किसी एक्टिविटी से रिलेटेड कोई स्किल है, कोई एक्टिविटी है, तो आप हमेशा याद रखिएगा गुड के बाद हमेशा एट आएगा, कोई भी सब्जेक्ट। अब यहाँ पे ही इज गुड एट, यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट, ये टाइपिस्ट ने गड़बड़ किया है, यहाँ पे एक गुड एट आप एग्जाम्पल में डाल लो इंग्लिश। ये तो मैंने खुद क्वेश्चन बनाया ना, इसलिए मुझे याद है। ठीक है, गुड एट इंग्लिश हो सकता है, मैथमेटिक हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है ना। तो हमेशा यहाँ पे हमारे कौन सा आएगा? एट। आपने ध्यान में क्या रखना है, ये गुड एट आप ऐसे भी याद कर लो, गुड एट एक फ्रेज होता है ना, गुड एट। ठीक है, और मेनली हम कोई भी हमारे अंदर, किसी के अंदर भी कोई स्किल है, कोई भी एबिलिटी है ना, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? गुड एट का यूज करते हैं ना। ज्यादातर आप लोग इसमें गुड इन इंग्लिश कर दोगे, रॉन्ग हो जाएगा ना। आपको क्या हो जाएगा? गुड एट, गुड के साथ हमेशा एट, किसके लिए? कोई एबिलिटी है, कोई स्किल, कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाए, है ना। स्किल में आपका क्या, सिंगिंग आ गया ना, कोई भी स्किल आ गई जो आपके अंदर है, ड्राइंग आ गई, तो आपका क्या हो जाएगा? एट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी हैज बीन वेटिंग फॉर द बस 2 hours। बहुत जल्दी जल्दी चलना है, ज्यादा टाइम ना लगे और आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए, इसलिए एकदम एक्टिव होके बैठिए, फटाफट चीजों को बताना इसलिए जरूरी है। इस तरह के क्वेश्चन मैं इसीलिए इंक्लूड करती हूँ क्योंकि जनरली एग्जाम में जो थोड़ा सा एकदम हलवा क्वेश्चन तो देंगे नहीं, हलवा भी दे सकते हैं, कुछ हलवा हो सकते हैं और कुछ थोड़ा सा ना थोड़ा सा डिफरेंट होगा ना, तो वो चीजें ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं। अगर आपको वो चीज पता है तो वो भी आपके लिए हलवा है ना, और नहीं पता है तब थोड़ा सा दिक्कत। तो हमने इसीलिए इसको फटाफट से समझाना भी बहुत जरूरी है ना। अब सी हैज बीन वेटिंग फॉर द बस 2 hours, जिसको भी टेंसेस को नॉलेज होगा वो फटाक से इसका आंसर दे देगा। फटाफट आंसर दो। बी, वेरी गुड। कुछ लोगों ने सिंस भी दिया, सिंस नहीं होगा क्योंकि 2 hours, सिंस हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होता। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब बिल्कुल आपको 2 बजे से 3 बजे से, है ना, मतलब बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट टाइम आपका होगा, तब आपका सेंस होगा। यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं है तो यहाँ पे फॉर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेशेंट डाइड कॉलरा, आंसर दीजिए।
तीसरे का आंसर क्या होगा? ए बी सी, फ्रॉम कॉलरा, विथ कॉलरा, ऑफ कॉलरा, बाय कॉलरा. गिव द आंसर ऑफ क्वेश्चन थर्ड. द पेशेंट डाइड कॉलरा, फ्रॉम कॉलरा, विथ कॉलरा, ऑफ कॉलरा, बाय कॉलरा. बी 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 बी. फटाफट से आंसर दीजिए इसके, और लोग दीजिए, और एटलीस्ट जितने लोग हैं उनके आंसर तो आने चाहिए. ए, कुछ लोग फ्रॉम भी बोल रहे हैं, ठीक है. सी, कुछ लोग ऑफ बोल रहे हैं, ठीक है. तो ज्यादातर लोगों ने फ्रॉम बताया और इफ बताया. रॉन्ग है. जिसने सी बताया वो खुश हो जाइए, ऑफ. ठीक है, ये भी एक प्रीपोजिशन है, इसमें भी एक कंडीशन आप जान लो. बहुत ही सिंपल सी कंडीशन है. किसी भी बीमारी की वजह से आपकी डेथ हो रही है, ठीक है, तो वहां पे हमेशा डाइड ऑफ कॉलरा, डाइड ऑफ XYZ, कोई भी डिसीज हो वहां पे, तो हमेशा डाइड के बाद हम क्या लगाएंगे? ऑफ लगाएंगे. ठीक, इस चीज को माइंड में बिठाया, बिल्कुल हलवा हो गया आपके लिए क्वेश्चन, है ना, बिल्कुल आसान हो गया. नेक्स्ट. आई सॉ वन आइड मैन यस्टरडे. अब तो ये आर्टिकल है, बिल्कुल आसान. जिसने भी आर्टिकल मेरा पढ़ा होगा बिल्कुल सही आंसर देगा. फटाक से बताइए. आई सॉ वन आइड. ए होगा, बी होगा, सी. ए होगा कि एन होगा कि दा होगा कि नो आर्टिकल? बी, यानी कि एन. जी हाँ, ज्यादातर लोगों ने ए लिया है, कुछ लोगों ने एन भी बताया. अभी देखिए इसको भी फटाक से इसको समझ लीजिए. जिन्होंने एन बताया है गलत है. जिन्होंने एन बताया है, क्यों एन बताया? क्योंकि यहाँ पे उन्हें लग रहा है कि ओ है, यानी कि वोवेल है, इसलिए हम एन लगा देंगे, है ना. लेकिन ऐसा नहीं होता है. होता क्या है, आपको हमेशा साउंड पे जाना है ना. वोवेल साउंड है कि कॉन्सोनेंट साउंड है, ये भी मैंने बताया है आपको. ठीक, वन आइड, अगर आप हमेशा आप हिंदी में चले जाओ, जब आप वन लिखोगे तो ऐसा वन ना, वन में वा से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये हमारा स्वर तो है नहीं, ये व्यंजन है ना. यानी कि हमारे यहाँ पे कौन सा साउंड आ रहा है? वॉयल साउंड नहीं आ रहा, हमारा कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है ना. व्यंजन स्वर से आप ये आसानी से अंदाजा लगा सकते हो. भाई हिंदी से रिलेट करोगे ज्यादा. फटाक से लिखा, अब वाह, है ना, है ना. तो अब भाई जरूर भले ही ओ है ये, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन वन होता है ना, वन होता है. ठीक है. आउल, जैसे आउल है तो आ से आउल हो जाएगा, आउल ना, तो हमारा आ से हुआ तो यहाँ पे हमारा लग जाएगा एन. लेकिन ये वन से है तो यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा? ए. ठीक है, ये छोटी छोटी सी चीजें हमें ध्यान रखनी है, स्पेशली फॉर द कंपटीशन, है ना. कंपटीशन बेस्ड, भाई कंपटीशन हो या कोई भी चीज हो, ये तो हमें पता ही नहीं होना चाहिए कि ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है. वेरी बेसिक है ना ये. नेक्स्ट. यू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड. बताइए. यू कैन ओबे, यू मे ओबे, मस्ट ओबे, माइट ओबे. बताइए क्या होगा? फटाक से आंसर दीजिए फिफ्थ का. कुछ ने मे बोला. सी. वेरी गुड. जिन्होंने सी आंसर दिया वही सही है. वी मस्ट ओबे. मस्ट क्या होता है? रूल्स ऑफ द रोड. रूल्स ऑफ द रोड कैन नहीं कर सकते. ऐसा नहीं, हमारे मन पे नहीं है वो चीज ना, कि हमारा मन किया तो हमने किया, नहीं तो नहीं किया. कुछ चीजें होती है मस्ट होती हैं, बहुत जरूरी होती हैं, और जो भी चीजें जरूरी होती है वहां पे मस्ट लगता है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? मस्ट. ठीक. नेक्स्ट. बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पैटर्न. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं. वाटर, अब आपको यहां पे फिल करना है. एट 100 डिग्री सेल्सियस. बॉयल, बॉयल्स, इज बॉइलिंग, बॉइल्ड. बताइए आंसर. 10 सेकंड के आंसर सब लोग दे दिया करिए फटाफट से. बी बी. और लोग आंसर दीजिए, सारे आंसर दीजिए, एटलीस्ट जितने लोग हैं, अपने आप को चेक करने के लिए ही सही. बी 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 बी. वेरी गुड. ठीक है. कुछ एक ने सी भी दिया. इज बॉइलिंग नहीं होगा. ठीक है, यहाँ पे क्योंकि भाई आप कोई चीज आप ऐड नहीं करना, इज आप ऐड नहीं कर सकते यहाँ पे, है ना. भाई यहाँ पे इज लिखा होता ऑलरेडी, तब आप यहाँ पे बॉइलिंग हो सकता था ना, कि वाटर इज बॉइलिंग. लेकिन सिंपली यहाँ पे आपको वाटर, आपका सिंगुलर है तो आपने पता है कि सिंगुलर के साथ एस या ईएस के साथ ही आता है, तो बॉयल्स. जिनके भी टेंसेस क्लियर है ना, उनके लिए बहुत आसान होगा एग्जाम को क्रैक करना. बहुत सारी चीजें टेंस बेस्ड होती हैं ना, टेंस बेस्ड होती है, कुछ चीजें रूल्स बेस्ड भी होती है. चलिए. नीदर ऑफ द टू बॉयज डन हिज होमवर्क. इसका आंसर दीजिए. हैव डन, हिज हैज डन, वर डन, आर डन. क्या होगा आंसर? नीदर ऑफ द टू बॉयज
ये मैंने बताया है नीदर वाला आपको, अगर याद होगा तो। लास्ट पेपर में नीदर के साथ नॉर आएगा था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसको जो मैंने उसके पहले आपको बताई है ये कंडीशन, नीदर के साथ कैसे लगाते हैं हम वर्ब और उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। जिसको भी याद होगा वो आंसर सही देगा। याद आ गया? जिन लोगों ने वो क्लास ली है वो आराम से आंसर दे पाएंगे उसका, ठीक है। नीदर ऑफ दी टू बॉयज, नीदर जो हमारा होता है हमेशा सिंगुलर की तरह, इसका हम सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह इसको हम ट्रीट करते हैं, ठीक है। नीदर एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ही कार्य करता है, भले ही उसके बाद प्लूरल नाउन क्यों ना आ जाए। उसके बाद जैसे यहाँ पे आया ना बॉयज आया है, ठीक है, लेकिन इसको देख के आपको रॉन्ग नहीं करना है, ठीक है। नीदर ऑफ दी टू बॉयज क्या हो जाएगा, हैज हैव में ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म हमेशा हैज हैव के साथ आती है, ये आपको याद रखना है ना। आर वर्ड तो बिल्कुल भी नहीं होगा। दो ऑप्शन में आपको हमेशा ऐसा रहेगा कि बिल्कुल नहीं होगा, इन दो में कंफ्यूजन, तो नीदर आपने ध्यान रखना है, हमेशा सिंगुलर की तरह वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट, ही इज सीनियर मी, बताइए फटाक से, देन मी, फ्रॉम मी, टू मी या बाय मी, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 8 का आंसर दीजिए फटाफट से। बी यानी कि फ्रॉम मी, ही इज सीनियर फ्रॉम मी, ठीक है। ही इज सीनियर टू मी, ठीक है। किसी ने कहा सी, कुछ लोग दे रहे हैं, कुछ लोग दैन मी, वेरी गुड। जिन्होंने कुछ लोगों ने हाँ दैन मी बोला, दैन मी, भाई कंफ्यूजन में ही सीनियर दैन मी, ज्यादातर लोग जिन्हें नहीं पता है रूल वो कर देंगे दैन मी और रॉन्ग हो जाएगा आपका ना। यहाँ पे हमेशा आपने ध्यान रखना है कि पहली बात तो कंपेयर हो रहा है ना, सीनियर टू मी होगा यहाँ पे ना। क्यों होगा? क्योंकि कंपेयर हो रहा है। दूसरी बात, जो सीनियर, जूनियर, प्रायर, सुपीरियर, ऐसे वर्ड के बाद हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? टू। कंपेयर हो रहा है भाई, सीनियर देन मी, सीनियर ना, सीनियर देन मी, जनरली हम इसको देन मी कर देंगे, तो सीनियर टू मी, इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि जनरली बोलने में भी हम कर देते हैं सीनियर देन मी, ही सीनियर देन मी, ही जूनियर देन मी। जनरली हम लोग स्पोकन में यही यूज कर देते हैं ना। ग्रामेटिकली हम लोग कहाँ ध्यान देते हैं इन चीजों का, है ना। ध्यान कब देते हैं? जब हमारे एग्जाम्स आते हैं ना, तो हमें ध्यान क्या देना इस चीज को, सीनियर, जूनियर, प्रायर, सुपीरियर, इस तरह के वर्ड आए ना, तो आपको उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा? टू, ठीक। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, बताइए, बिटवीन द चिल्ड्रन, अमंग द चिल्ड्रन, इन द चिल्ड्रन, इन टू द चिल्ड्रन। बहुत आसानी से कर लोगे इसको, ध्यान थोड़ा सा दीजिए, आंसर दीजिए इसका सभी लोग, जितने लोग हैं फटाफट आंसर दीजिए। आ गया एक्सपेक्टेड था मुझे, सबसे पहले ए आया, ओके। कुछ लोग इनटू भी बोल रहे हैं, दी नहीं भाई, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट द चिल्ड्रन, देखिए बिटवीन हमेशा हम तब लगाएंगे जब किन्हीं दो बच्चे, जैसे मान लीजिए दो बच्चे खड़े हैं तो हम बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट बिटवीन, तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है ना, सिंपल दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स चिल्ड्रन, तो अमंग द चिल्ड्रन ना, बच्चों में, सभी बच्चों के अंदर, तो यहाँ पे अमंग द चिल्ड्रन, बच्चों में मिठाई को बांट दिया। तो ज्यादा बच्चे हैं वहां पे, ज्यादा है ना, दो से ज्यादा है। बिटवीन हम तब यूज करेंगे जब सिर्फ दो लोगों की बात हो, तो यहाँ पे अमंग, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट अमंग द चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडीशनल, यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, बताइए इसका आंसर क्या होगा। यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, आंसर दीजिए। ऑल दो, कुछ लोग सी बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, वेरी गुड। जिनका बी है उनका बिल्कुल सही है, अनलेस, ठीक है। अनलेस यहाँ पे लगेगा, क्योंकि अनलेस का भाई अनलेस लगेगा यहाँ पे, देखो इफ जिन्होंने बी बोला उनका सही है, ऑल दो बिल्कुल ही, ऑल दो का मतलब है यद्यपि, ऑल दो का मतलब क्या होता है? यद्यपि, यद्यपि यू वर्क हार्ड, तुम मेहनत करोगे, यू विल नॉट पास, कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है ना, कोई सेंटेंस इसका नहीं बन रहा है ना। अब अनलेस का मतलब क्या होता है? जब तक नहीं, अनलेस मतलब भाई पता होगा तो भी आप कर ले जाओगे, जब तक नहीं, तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, जब तक नहीं मतलब जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तब तक पास नहीं होगे, तो हमारा इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनलेस, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड,
बताइए क्या बताना है यहाँ पे आपका। ब्रेव भाई जो बेस्ट एक्सप्रेस कर रही है, मीनिंग एक्सप्रेस कर रही है, मतलब भाई किसी चीज की मीनिंग मतलब उसकी सिनोनिम, मीनिंग का मतलब सिनोनिम। यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है भाई, उसकी मीनिंग ना, जो अच्छे से ब्रेव की मीनिंग इन चारों वर्ड्स में से कौन सा वर्ड एक्सप्रेस कर रहा है ना। तो सबसे पहले ब्रेव का बताइए, ए बी सी डी, चारों ऑप्शंस देखिए और बताइए सही आंसर क्या होगा। ठीक है, ब्रेव का सिनोनिम क्या होगा? सुपर्ब, वेरी गुड, वैलिएंट, इसका मतलब क्या होता है? करेज होता है ना, वेरी गुड। तो वो ब्रेव के भाई ब्रेव को ही एक्सप्रेस कर रहा है ना, करेज या डिटर्मिनेशन जो भी है ब्रेव को एक्सप्रेस कर रहा है। वर्ड पावर जिसकी स्ट्रांग होगी वो आराम से इस पोर्शन को आराम से क्लियर कर लेगा। ठीक है, एनुअल, एनुअल बताइए, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, क्या होगा इसका? एनुअल, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, सिंपल है, एनुअल है यानी कि ईयरली। आगे चलते हैं, ब्रीफ, 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 ब्रीफ का सिनोनिम लॉन्ग, लेंदी, कॉन्साइज, डिटेल्ड। 13 का आंसर दीजिए, 13 का क्या होगा? वेरी गुड, कॉन्साइज। भाई ब्रीफ, जो ब्रीफ में हो, संक्षिप्त में हो, तो कॉन्साइज का मतलब भी संक्षिप्त ही होता है ना। असिस्ट, असिस्ट, असिस्ट करना किसी को, यानी कि क्या होगा इसका आंसर? 14 का आंसर, 14 का आंसर असिस्ट, असिस्ट का आंसर बताइए 14 का। ए बी सी डी, वेरी गुड, बी। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी, मतलब असिस्ट करना, किसी को हेल्प करना, है ना। 15 डेंजर, डेंजर का क्या होगा सिनोनिम? डेंजर का सिनोनिम, वेरी गुड, हेल्प, डेंजर का बताइए, डेंजर 15, 15, सी सी सी, वेरी गुड। कुछ लोगों ने जो है बी आंसर भी दिया, डेंजर का रिस्क हो जाएगा ना। ठीक है, सेफ्टी भी नहीं हो सकता भाई, डेंजर में सेफ्टी कहां हो सकती है, सिक्योरिटी भी नहीं हो सकती, प्रोटेक्शन भी नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है, हमारा क्या बचा? रिस्क। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट टू द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अब हमें क्या बताना है यहाँ पे? अपोजिट, अपोजिट का मतलब क्या होता है? एंटोनिम। यहाँ पे अपोजिट भी लिखा आ सकता है, एंटोनिम भी लिखा आ सकता है ना। तो एंसियंट, एंसियंट का बताइए अपोजिट क्या होगा? ओल्ड होगा, मॉडर्न होगा, पास्ट होगा, हिस्टोरिक होगा? वेरी गुड, एंसियंट का क्या हो जाएगा? मॉडर्न। नेक्स्ट, विक्ट्री का अपोजिट, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ विक्ट्री? विन, सक्सेस, ट्रिम्फ, डिफीट। विक्ट्री का कुछ लोगों ने सक्सेस लिख दिया, शायद वो ना सिनोनिम समझ रहा है। यही चीज हम एग्जाम में भी करते हैं, है ना, यही चीज हम एग्जाम में भी करते हैं, पर हमें ध्यान देना है, हमें यहाँ पे अपोजिट बताना है ना। अपोजिट यानी विक्ट्री मतलब विजय होती है, तो यहाँ पे अपोजिट क्या हो गया? विन तो भाई इसका सेम हो गया ना, सक्सेस, ट्रिम्फ, ट्रिम्फ भी हमारा, ट्रिम्फ जो विदुल कब बसते हैं? जब हम सक्सेस होते हैं ना, जब हमारी विक्ट्री, लेकिन हमें इसका अपोजिट बताना है यानी कि डिफीट, है ना। 17, अब 18 पे आ जाइए, जेनरस, इसका बताइए, 18 का अपोजिट बताइए, 18, जेनरस। 18 का आंसर दीजिए, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? कई लोग बी बोल रहे हैं, कई लोग सी बोल रहे हैं, कई लोग लिबरल बोल रहे हैं। जेनरस का मतलब मैं बता दूं तो शायद आप बता दोगे ना। जेनरस का मतलब होता है ना उदार होना, जेनरस होना। भाई काइंड भी नहीं हो सकता, दयालु हो गया। स्टिंगी होता है कंजूस, ठीक है, तो इसका हमारा क्या हो गया? स्टिंगी। ठीक है, नेक्स्ट, अराइवल, अराइवल, अराइवल का क्या होगा? एंट्री, एंट्रेंस, डिपार्चर, कमिंग। अराइवल, आंसर दीजिए, अराइवल, वेरी गुड। अब अराइवल का क्या हो जाएगा? डिपार्चर। नेक्स्ट, वाइज, वाइज, वाइज का क्या हो जाएगा? सिंपल है बिल्कुल, वेरी गुड, फुलिश। ठीक, भाई क्लेवर हो नहीं सकता वाइज का, इंटेलिजेंट हो नहीं सकता, स्मार्ट हो नहीं सकता, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फुलिश। अब आ जाए हम लोग थोड़ा सा इस पे, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। ठीक,
फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, बतानी है आपको इसमें। भाई आपका है इसमें कौन से पार्ट में सेंटेंस के एरर है, इसको ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपका प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन पेपर ही है। आपने देखिए सबसे पहला पार्ट ए है आपका, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, नो एरर। एरर फाइंड करते वक्त ज्यादातर आप ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर जो मिस्टेक सिंगुलर प्लूरल की होती है, एस की होती है, जिनको टेंसेस आते हैं वो आराम से कर लेंगे इसको, है ना। हेल्पिंग वर्ब की एरर बहुत होती है। तो अभी इसमें किस पार्ट में है ये बताना है आपको। कैटल्स यानी बी पार्ट आपका समझ लीजिएगा, द कैटल्स आपका ए पार्ट हो गया, द कैटल्स ये आपका ए हो गया, ठीक है, ये एक ए पार्ट, ये आपका बी है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये सी है, ये डी है। अब बताइए किसमें एरर है, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, नो एरर। कभी कभी ऐसा भी होता है सेंटेंस में कोई एरर नहीं होती है, ठीक। तो आपको इसमें ये पता होना चाहिए, ये ध्यान होना चाहिए कि जो आपका कैटल है ना, ये ऑलरेडी, भाई कैटल्स कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है, कैटल्स कोई वर्ड नहीं होता है, CATTLE कैटल जो है आपका ये प्लूरल, ऑलरेडी प्लूरल होता है। तो आपका कहां पे मिस्टेक है इसमें, इस वाले पार्ट में, ठीक है, आपके इस वाले पार्ट में क्रॉस का मतलब मिस्टेक है, ए पार्ट में, 21 के ए पार्ट में आपके मिस्टेक है, ठीक, ए पार्ट में आपके मिस्टेक है, ठीक। तो द कैटल होगा, कैटल्स नहीं होगा। आर ग्रेजिंग किसी ने, आपने कहा आर ग्रेजिंग, आर ग्रेजिंग बिल्कुल सही है, इन द फील्ड भी सही है, कोई एरर नहीं है इसमें। खाली अगर आपको ये नहीं पता कैटल, भाई सिंगुलर प्लूरल आपको पता होना चाहिए इसके लिए, है ना। तो कैटल आपको ऑलरेडी, कैटल अपने आप में प्लूरल होता है, उसमें एस या ईएस नहीं लगता है, ठीक है। 22 को देखते हैं, देखिए क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करिए। अब आपको, अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है तो आपको लग रहा होगा थोड़ा सा डिफिकल्ट, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, जब आप 2-4 बार करोगे तो बहुत आसान है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन अवर टीम, नो एरर। बताइए इसका कौन से पार्ट में है, 22 वाले का बताइए आप लोग, ए पार्ट में एरर है कि बी में है कि सी में है कि डी में है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन अवर टीम, ठीक है, हाँ डी, इन अवर टीम। भाई देखिए इन अवर टीम, इसमें कुछ भी गलत नहीं है ना। और ही इज, अब आपको इसमें क्या पता होना चाहिए, वन ऑफ दी हमेशा फॉलो करता है, जहां पे लिखा ही इज वन ऑफ द बेस्ट, जहां भी आप ये देख लो वन ऑफ द बेस्ट, वहां पे जो आपका ये वर्ब होगा ये हमेशा आपका उसमें प्लूरल में आएगा, प्लेयर ना होके प्लेयर्स। वन, ही इज वन ऑफ द ऑलवेज फॉलोड, द प्लूरल फॉर्म, ठीक है, ठीक है, वन ऑफ द ऑलवेज फॉलोड द प्लूरल फॉर्म। ये अगर आपको पता है तो आप इसको कर लोगे। तो आप जहां भी आप वन ऑफ द देखोगे तो बेस्ट प्लेयर नहीं होगा, यहाँ पे बेस्ट प्लेयर्स हो जाएगा, ओके, ठीक। ये आपको क्या एरर है ये, तो यानी कि इसके कौन से पार्ट में है, बी पार्ट में एरर है, ठीक, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे, होगा। अभी आपको लग रहा होगा थोड़ा सा डिफरेंट, मुश्किल, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं, वही टेंसेज है और कुछ नहीं है, यहाँ पे टेंसेज है, कुछ टेंसेज के साथ कुछ सेंटेंसेस का भी होता है ना, कि भाई हम इसी को तो कहते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। ये क्वेश्चन आप सब कर लोगे, हमने आपको बहुत अच्छे से ये 13, आई प्रेफर ए टी देन बी कॉफी, नो एरर। बताइए कौन से पार्ट में इसके, आई प्रेफर टी देन कॉफी, टी देन कॉफी, यहाँ पे क्या होना चाहिए, देन की जगह टू होना चाहिए ना, आई प्रेफर टी टू कॉफी, है ना। तो हमारे पे कौन से पार्ट में इसमें एरर है, बी में, ठीक। सिंपल सिंपल से एरर होंगे एस या ईएस वाले, या फिर प्रीपोजिशन का एरर हो सकता है, बहुत सिंपल एरर होंगे। जब आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना तो यही आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा, जो बच्चे कर रहे हैं उन्हें आसान लग भी रहा होगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं 24, माई ब्रदर इन लॉज हैव कम टू स्टे विद अस। इसमें बताइए कौन से पार्ट में एरर है, आंसर दीजिए सब लोग। 24 में बी पार्ट, यानी कि यहाँ पे हैव कम नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सम स्टूडेंट,
बी पार्ट में बोल रहे हैं ना। आप एक चीज भूल रहे हो, हमने आपको बताया था कि ब्रदर इन लॉज नहीं हो सकता है। हमने आपको बताया था ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, इनका प्लूरल क्या होता है? ब्रदर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, है ना। छोटी देखिए, प्रैक्टिस करने से आपको ये चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पे हमारे क्या होना चाहिए? एस लगा होना चाहिए, ब्रदर्स इन लॉ, और यहाँ पे एस नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे इसके ए पार्ट में एरर है। ठीक, बताने के बाद लग रहा होगा अरे यार हाँ ये तो मुझे पता था, ध्यान नहीं दिया मैंने, है ना, ऐसा ही फील आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही डिड नॉट रोट द लेटर। देखिए कम सिंपल सा है ये, इसको आप बता लीजिए। ही डिड नॉट रोट, अगर ये नहीं बता पा रहे मतलब बहुत कम प्रैक्टिस कर रहा है ना। ही डिड नॉट रोट द लेटर यस्टरडे। बताइए इसके कौन से पार्ट में रहा? ए में, बी में, सी में कि डी में? 25. Take some seconds and give the answer. Very good. Very good. ना ध्यान से पढ़ेंगे तो आप कर लेंगे। ठीक, टेंसेस वाले क्वेश्चन तो आप आराम से कर लोगे, बहुत आसान। देखिए अब डिड नॉट है तो रोड तो हो ही नहीं सकता, है ना। डिड नॉट ऑलवेज फॉलो द वर्ब बेस फॉर्म, तो यहाँ पे हमारा राइट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हमारा रोड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हमारा राइट होना चाहिए, है ना। तो हमारे कौन से पार्ट में एरर है? बी। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए अब इडियम एंड फ्रेजेस पे आते हैं। तो अभी समझ गए एरर के क्वेश्चन भी आपके इस तरह आते हैं, सिंपल सिंपल एरर। एस आपका नहीं होगा, इज एम आर वाली एरर हो सकती है ना, सिंगुलर प्लूरल की एरर हो सकती है, प्रीपोजिशन की एरर हो सकती है, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी एरर। ठीक है, ध्यान दीजिए इन चीज में, इसके लिए क्या प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी एरर पे सीधे नजर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम एंड फ्रेजेस। टू बेल द कैट, टू बेल द कैट, 26 का आंसर दीजिए सारे बच्चे। 26, गिव द आंसर। नहीं समझ में आ रहा? हाँ कुछ लोगों ने दिया भी, वेरी गुड वेरी गुड, बी, सुपर्ब। तो हमें इसमें ध्यान देना है भाई, इसमें हम इडियम एंड फ्रेजेस है। टू बेल द कैट, टू प्ले विद द कैट हो नहीं सकता। हमेशा देखिए नहीं भी पता है मीनिंग तो ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन पे जाइए, आप सेंस अपना अप्लाई कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। भाई टू प्ले विद कैट बिल्कुल फुलिश है, बिल्कुल नहीं। फीड कैट नहीं हो सकता। टू बी अफ्रेड ऑफ कैट, टू टेक द लीड इन अ डेंजरस टास्क। टू बेल द कैट का मतलब होता है टू टेक द लीड इन अ डेंजरस टास्क। ये जो हमारा फ्रेज होता है टू बेल द कैट, इसका मीन्स होता है कि किसी भी काम, किसी भी खतरनाक काम है, कोई डेंजरस काम है, उसकी पहल करना, उसको लीड करना। ठीक है, ये होता है टू बेल द कैट। ठीक है, किसी भी खतरनाक काम की पहल करना, किसी भी खतरनाक काम की पहल। ठीक है, पहल करना, तो टू टेक द लीड इन अ डेंजरस टास्क। ठीक है, अब ये हो गया। अब अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक, समथिंग वेरी डिफिकल्ट, अ स्वीट डिश, समथिंग वेरी इजी, अ पार्ट ऑफ अ बिग प्रॉब्लम, अ पीस ऑफ बिग केक। इसका आंसर दीजिए 27। सुपर्ब। मैंने आपके इडियम फ्रेजेस जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस की है आराम से, समथिंग वेरी इजी, है ना। कोई भी बहुत ही, पीस ऑफ अ केक का मतलब होता है कोई भी बहुत ही आसान सा काम ना, जो बहुत ही आसान हो। ठीक, नेक्स्ट, वंस इन अ ब्लू मून। बताइए इसका आंसर, आई होप आप सबके सही आने चाहिए। 28, वेरी ऑफन, वेरी रेयरली, एवरी डे, वन ऑन अ फुल मून नाइट, वंस इन अ ब्लू मून। 28, इसका आंसर क्या होगा? 28, सुपर्ब, बी बी बी, वेरी गुड वेरी गुड। तो वंस इन अ ब्लू मून मैंने बताया भी था, वंस इन अ ब्लू मून बहुत ही रेयर होता है ना, ब्लू मून कहाँ होता है? रेयर होता है, तो रेयर से हम इसको रिलेट करके इसका आंसर अपने माइंड में बिठाएंगे। टू हिट द नेल ऑन द हेड, टू हिट द नेल ऑन द हेड, इसका आंसर 29, टू हिट द नेल ऑन द हेड 29। टू डू और से समथिंग एग्जैक्टली राइट,
वेरी गुड, टू हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है, टू हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब क्या होता है कि सही बात कहना, सट ना, बहुत सही बात कहना, सही तरीके से किसी चीज का वर्णन करना ना, टू डू और से समथिंग एग्जैक्टली द राइट, टू हिट द नेल ऑन द हेड, इसको मैंने आपको समझाया भी था। टू गेट इनटू हॉट वाटर, हॉट वाटर आसान नहीं होता हॉट वाटर में, हाँ, तो टू टेक अ बाथ, टू फील वार्म, टू ड्रिंक हॉट वाटर, एकदम एज सिंपल तो दे देंगे, टू गेट इन ट्रबल। इस फ्रेज का मीन्स क्या होता है? टू गेट इनटू द हॉट वाटर, टू गेट इन ट्रबल। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 31 पे आइए। अ प्लेस वेयर मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड और एंड डिस्पेंस्ड, बताइए 31 का आंसर अब आप दीजिए, गिव द आंसर ऑफ 31। A place where medicines are prepared and dispensed. Hospital, clinic, laboratory, pharmacy. Very good. Pharmacy आप सबको पता है, very good. One who loves mankind. इसका आंसर दीजिए अब। One who loves mankind. यही एक्सपेक्टेड था मुझे, ऑप्टिमिस्ट। मिज़ैंथ्रोप, ए मिज़ैंथ्रोप नहीं होगा, मिज़ैंथ्रोप का मीन्स होता है वन हु हेट मैनकाइंड, सबसे पहला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, और सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, होगा क्या हमारा बी, ठीक है। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है उदारवादी, क्या होता है? उदारवादी, है ना, फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है उदारवादी, या फिर आप कह सकते हो फिलैंथ्रोपिस्ट, हाँ, जो परोपकार करे, परोपकार करे, परोपकार कौन करेगा? वन हु लव्स मैनकाइंड, ठीक है, जो मानव जाति से प्रेम करेगा, है ना। तो मिज़ैंथ्रोप नहीं होगा, क्योंकि इसका होगा अगर आ जाए वन हु हेट्स मैनकाइंड, तब ये होगा, तो हमारे यहाँ पे होगा फिलैंथ्रोपिस्ट। ऑप्टिमिस्ट जो आशावादी हो, मतलब जिसका अप्रोच बिल्कुल पॉजिटिव हो, और पेसिमिस्ट आपको पता है ये निराशावादी, जिसका आंसर मेन होगा फिलैंथ्रोपिस्ट, वन हु लव्स मैनकाइंड। नेक्स्ट, अ पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, जो व्यक्ति लिख भी नहीं सकता और पढ़ भी नहीं सकता। लिटरेट, इलिटरेट, जीनियस, एजुकेटेड, बी, वेरी गुड, illiterate. नेक्स्ट, अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, भाई गवर्नमेंट बाय द पीपल, ये तो बड़ा आराम से आप बता लोगे, अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, भाई गवर्नमेंट बन गई बाय द पीपल, जनता जिसको चुनती है ना, तो क्या होती है? ऑटोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी। वेरी गुड, तो क्या होगा हमारे? डेमोक्रेसी। दैट विच कैन नॉट बी सीन, जिसे देखा ना जा सके, बताइए। दैट विच कैन नॉट बी सीन, A, B, C, D, visible, transparent, invisible, opaque. Very good, invisible. भाई विजिबल आपका हो नहीं सकता, ओपेक भी नहीं हो सकता, पारदर्शी होता है ना ओपेक। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, स्पेलिंग करेक्शन, ये बताइए मुझे, देखते हैं आपने कितने कितने अपने वर्ल्ड पावर्स बढ़ा के रखे हैं, हाँ, इससे पता चलेगा आपने कितने अपने वर्ल्ड पावर्स बढ़ा के रखे हैं। बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे यूज होने वाली स्पेलिंग्स हैं, ठीक। सबसे पहला आपको कमेटी की स्पेलिंग बतानी है, इसमें से कौन सी सही है? ए वाली सही है कि बी वाली, कि सी वाली, कि डी वाली? बताइए, सर्च मत कर लीजिएगा भाई गूगल पे, वेरी गुड, जो ए दे रहा है गलत है भाई, ठीक है, ध्यान रखिए। ये एक चीज ध्यान रखनी, कमेटी में हमेशा डबल COMMI डबल एम भी 2 बार है, टी भी 2 बार है, और ई भी 2 बार है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना। कमेटी COMMI, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ग्रामर, ग्रामर की स्पेलिंग बताओ भाई, तुरंत आंसर दो तो हमें समझ में आ जाए, A B ना हो तो आप स्पेलिंग लिख दो ना फटाक से भाई, इसमें आपको हो सकता है ऑप्शन में देखने में थोड़ा सा लग रहा हो कि अरे कंफ्यूजन हो रहा हो, फटाक से आप आंसर लिख दो। हाँ, ए एक्सपेक्टेड था मुझे यही, ए ऑप्शन, ठीक है। तो 37 का ए ऑप्शन जिन्होंने भी दिया है दैट इज रॉन्ग।
हमें पता था आप यही दोगे, ज्यादातर यही करते हैं ना। सोचो अभी यहाँ कोई एग्जाम का प्रेशर नहीं है, तब ये हाल है। हमेशा ध्यान रखिएगा ग्रामर में ई आर लास्ट में नहीं होता है, हमेशा ए आर होता है, ठीक है। ग्रामर में लास्ट में जी आर ए डबल एम ए आर, हम ई आर कर देते हैं, लिखने में भी कर देते हैं ना, लेकिन इस चीज को हमें ध्यान रखना है, ग्रामर की स्पेलिंग में लास्ट में भी ए आर होता है, ठीक है। दिमाग में बैठाइए, ग्रामर में लास्ट में भी ए आर होता है, ठीक। जी आर ए डबल एम ए आर, ठीक। नेक्स्ट, लगा तो भाई एकदम हलवा रे, ग्रामर की तो हमको बड़े पता ही है, इसको तो हम बता ही लेंगे ये ना, ऐसा लगा था ना। गुड, चलिए अभी नेक्स्ट, सेपरेट की स्पेलिंग बताइए कौन सी सही होगी। सेपरेट की ए बी सी डी, दो सेकंड लीजिए, 4 सेकंड ले लीजिए, फटाफट सबको पढ़िए और बताइए। बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी बी बताया खुश हो जाइए, बिल्कुल सही है। SEPARATE, SEPARATE, ठीक है। अब इसकी बता दो भाई, भाई कहीं देखना वेखना मत, चेक योर सेल्फ विथ फुल ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के साथ, ठीक है। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग बताइए, ये लेफ्टिनेंट है, ठीक है। बहुत बार इंटरव्यू में भी इसकी स्पेलिंग पूछी जाती है, बहुत एग्जाम्स में भी पूछी जा सकती है ना, क्योंकि बहुत डिफरेंट है। डी रॉन्ग है, 39 का आंसर आपका होगा ए, ठीक है, ए। अब इसको याद करने की ट्रिक भी कर लो, ठीक है, बाकी सब गलत है, खाली ए सही है। इसको आप लेफ्टिनेंट करके आप लर्न करोगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी और आप बार बार हो जाओगे। हमेशा आप इसको 3 इसमें कर लीजिए, लाई, लाई यूटी ऐसे बोल के लर्न कर लो, सुनाना नहीं है इस तरह, लाई यूटी नैंट, NANT, लाई LIE लाई, यूटी UTE NANT नैंट, ठीक है। ऐसे आप याद रखोगे तो आपको ये स्पेलिंग कभी नहीं भूलेगी। मैंने बहुत छोटे में इसको लर्न की थी और आज तक मुझे याद है, क्योंकि मैंने ऐसे ही लर्न की थी, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग लाई यूटी नैंट, ऐसे करके हम इसे याद मैंने किया था, ठीक। नेक्स्ट 40 में बताइए कौन सा रिसीव की कौन सी स्पेलिंग सही होगी, ABCD, रिसीव की कौन सी स्पेलिंग सही होगी 40 में बताइए, रिसीव की। सब लोग आंसर दीजिए, वेरी गुड, ठीक है। तो आपका हो गया ये भी, ऐसे एग्जाम में भी होता है, एक आध थोड़े से एक्सेप्शन डाल देंगे, एक आध थोड़े से आसान, है ना। तो RECEIVE, ठीक है, RECEIVE, क्रैम करिए, RECEIVE, जिसको क्रैम करना है उसको क्रैम करिए, जिसमें ट्रिक लगानी है उसको ट्रिक लगाइए। अभी इस पे आ जाओ, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, सब कुछ वही है जो आपने पढ़ा है भाई, वही टेंसेस, वही एरर, वही भाई SEIS की एरर, वही प्रीपोजिशंस, वही सब है, लेकिन पूछने का तरीका आपको बदल दिया गया है ना। अब इसमें आपको क्या करना है, अरेंज द पार्ट्स PQRS टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। PQRS जो पार्ट दिया है उसे आपको अरेंज करना है, अरेंज मतलब कौन सा वाला, अब इसमें है कोई कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, है ना, ऐसा करके आपको अरेंज करना है, फिर इसमें से बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक, ठीक है। आप अभी हम इसको करा देते हैं फटाफट से, बाद में इसकी PDF दे दी जाएगी, आप खुद को टेस्ट करने के लिए कर लीजिएगा, इसके की आंसर की दे दी जाएगी, पहले आप करिए और फिर उसके आंसर्स देखिए, है ना। तो फॉर द लास्ट 2 years हैज बीन वर्किंग इन दिस फार्मेसी माय एल्डर ब्रदर। तो अभी क्या हो जाएगा इसका बताइए, 2 मिनट देखिए, सोचिए क्या होगा। सबसे पहले तो हमारा आ जाएगा S वाला ना, सबसे पहले हम सब्जेक्ट ले लेंगे माय एल्डर ब्रदर, है ना, ठीक। माय एल्डर ब्रदर सबसे पहले आ जाएगा, ये नंबर 1 पे माय एल्डर ब्रदर, फिर उसके साथ जाहिर सी बात है माय एल्डर ब्रदर, फिर हैज बीन वर्किंग, हमारा क्या आएगा भाई, हेल्पिंग वर्ब आ गई और हमारी वर्ब आ गई, है ना, यही सीक्वेंस होता है, पहले हमारा सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, फिर आगे बढ़ेंगे हम, फिर my elder brother has been working in this pharmacy for the last 2 years। अब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है इसलिए फॉर है ना, तो ये सब आपको मेन आपको अरेंज करना है इन अ सीक्वेंस। ये आपका 4 नंबर पे आ गया, यानी कि आपका सीक्वेंस क्या बना, SQRP,
SQRP इसमें से कौन सा है? ए वाला। हाँ, ऐसे आपको एग्जाम में भी करना, फटाक से ऐसे कर लीजिए और कर लीजिए, है ना, या सीधे सीधे लिखते जाइए, पहले एस वाला आ जाएगा, फिर ये फिर ये, ऐसे करके। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 42। बहुत आसान है ये तो, आप सब कर लोगे। इज द बेस्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइजेस इन द मॉर्निंग वॉकिंग। 42 का आंसर दीजिए, बताइए कौन सा होगा। आप अरेंज करो, आप बताओ। सी। सिंपल देखिए, सिंपल। सबसे पहले ऑफ द एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग वॉकिंग, तो वॉकिंग इज द बेस्ट, वॉकिंग इज द बेस्ट of all exercises in the morning. ठीक है, walking is the best of all exercise in the morning. Walking is the best of all exercise in the morning. हमारा क्या सीक्वेंस बना? SPQR, SPQRC। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें भाई आप सेंटेंस को पढ़ो, थोड़ा सेंस लगाओ, थोड़े रूल लगाओ, आंसर करो। जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उतना आसान होगा आपके लिए, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। चलिए, अच्छा ये वाला आप खुद से बताइए। PQRS क्या दिया हुआ? द सिक सोल्जर टू द हॉस्पिटल वॉज इमीडिएटली टेकन। बताइए कौन सा होगा इसमें? थोड़ा सा इसको टाइम इसलिए लगता है कि पढ़ना पड़ता है हमको इसको ना। तो सबसे पहले हो जाएगा हमारा द सिक सोल्जर। ठीक है, द सिक सोल्जर टेकन, The sick soldier was immediately taken to the hospital. Simple. The sick soldier, thank you. Sick soldier was immediately taken, यानी PRSQ। ऐसे PRSQ। द सिक सोल्जर ये 1 पे आ गया, है ना, was immediately taken for, है ना। अभी क्या? PRSQ, PRSQ ए। ठीक है, सिंपल सेंटेंस बनाना, इससे बस कुछ नहीं है, कुछ नहीं, नथिंग। इसमें आपसे बस थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ना और इसी तरह नंबरिंग करके फिर आप इसको कर लेना। इसके बाद क्या आता है? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। मन लगा के पढ़ो भाई, है प्रीवियस ईयर पैटर्न छाप दिया गया है, समझ लो, ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अभी ये आपका कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक, इसको आप पढ़िएगा, खूब इत्मीनान से पढ़िएगा। ठीक, इसके आंसर्स करिएगा खुद से, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन आप जितना पढ़ोगे, जितना करोगे, उतना आपको आएगा। ये हमने पहले भी आपसे कहा है ना। तो कॉम्प्रिहेंशन की खूब प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए, इसके आंसर आप खुद से करिएगा, खुद से करिएगा। कोई प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे आपको। ठीक है, कहाँ तक है आपके कॉम्प्रिहेंशन? ऐसे आपके एग्जाम में भी आएगा, कॉम्प्रिहेंशन के 4 से 5 क्वेश्चन होंगे। मतलब एक क्वेश्चन अगर आपका 2 मार्क्स का होता है तो आप खुद समझ लो कि कितना इंपॉर्टेंट है ना। इसकी डेली एक दो, अब तो भाई आपके पेपर बहुत पास है, तो कम से कम 2 कॉम्प्रिहेंशन तो डेली करो ही आप। चलिए अब इसको देखते हैं 49 क्वेश्चन पे। आइए, सर की भी क्लास है ना अगली, तो इसलिए। ठीक, अब आते हैं हम द प्लूरल ऑफ गूज। बहुत ही मतलब गूज का प्लूरल कॉमन इसलिए हो गया है कि ज्यादातर कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, और जब कोई हम लोग पढ़ने चलते हैं ना कि इंपॉर्टेंट सिंगुलर प्लूरल, तो सब हम लोग इसको जरूर पढ़ते हैं, है ना। ठीक है, तो गूज गीज। गूज हमारा क्या होता है? एक बर्ड है ना, बत्तख की तरह दिखने वाली एक बिग बर्ड है जिसको हम गूज बोलते हैं, उसका प्लूरल हमारा गीज होता है ना। अब इस पे आ जाइए, इसको बताइए, देखिए जरा आपको याद है कि नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं कि भूल गए हैं सारा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब इसमें से करेक्ट कौन सा है बताइए, देखिए ध्यान से देखिए। सबसे पहला, he asked me that what my name was. B, he asked me what was my name. He asked me what my name was. And D, he asked me what my name is. कौन सा होगा 50 का? सब लोग आंसर दीजिए।
बहुत बढ़िया, ज्यादातर लोग डी दे रहे हैं ना। ज्यादातर डी भी दे रहे हैं, कुछ लोग जो है बी भी दे रहे हैं। नहीं नहीं, इसमें वो चीज नहीं है ना, ये वो है इनडायरेक्ट सेंटेंस है। ठीक, तो इसका आंसर जो आपका होगा उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या था, क्योंकि पास में ही पूछा, तो पास में ही आंसर होगा। तो जिन्होंने डी दिया उसने इज पे ध्यान नहीं दिया, है ना, उन्होंने इज पे ध्यान नहीं दिया। ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। ठीक है, आपको ध्यान है ना। देखिए दैट वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो, अगर आपको इंट्रोगेटिव वाला ध्यान हो, तो उसमें क्या था, जो क्वेश्चन में हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं ना, WH वर्ड होते हैं, उसमें देखिए कंजक्शन तो लगता ही नहीं है, तो ये तो हमारा बिल्कुल हो ही नहीं सकता है ना। तो ये दैट नहीं होगा। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता था उसमें कंजक्शन लगता था, अगर आपको याद हो, इफ या फिर वेदर, है ना। तो यहाँ पे ऐसा, तो दैट वाला तो आपका बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। अब ही आस्क्ड मी व्हाट वाज माय नेम। अब देखिए व्हाट वाज माय नेम इसलिए नहीं हो सकता, क्योंकि ये हम क्या करते थे, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते थे तो उसको स्टेटमेंट बना देते थे, और व्हाट वाज अगर हमने लगा दिया तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा हमारा ना, स्टेटमेंट नहीं बन रहा है। तो ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, तो ये हमारा, चूंकि इसमें जनरली पास्ट में सिर्फ बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता था, अगर आपको याद हो ना, तो जनरली हमारा जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता था तो वॉज लग जाता था। तो आप इस चीज को ध्यान दीजिए कि यहाँ पे इनडायरेक्ट सेंटेंस आपको दिया है, तो इस वाला नहीं होगा। कौन सा होगा, वॉज। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, वॉज। ठीक है, तो इस चीज इसमें आपने जो भी आपका क्वेश्चन पेपर आपका ये है 50 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर बेस्ड है आपका। जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में इंक्लूड किए गए हैं। इसकी आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, खूब प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपका होगा। कॉम्प्रिहेंशन खूब करिए, खूब करिए, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन जितना करेंगे आपके मार्क्स, भाई जाहिर सी बात है, आपका 8 से 10 नंबर, 4-5 क्वेश्चन आते हैं आपके, तो कितना आपको मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। और बाकी चीजों की भी प्रैक्टिस कीजिए इसी तरह से। इसकी PDF हम दे देंगे, आप इसकी खुद से फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा, आंसर आपके लास्ट में दिए होंगे, उससे आप मैच कर लीजिएगा।